हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में सहलग्नता के बारे में पढ़े हुए थे, लिंग सहलग्नता के बारे में पढ़े हुए थे, मानव में सहलग्नता किस प्रकार से होता है, इसके 2 एग्जाम्पल के बारे में पढ़े हुए थे, जिसमें कि वर्णांधता था और हीमोफीलिया था। हम आज के क्लास में उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्परिवर्तन हमारा आज का टॉपिक है। उत्परिवर्तन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, म्यूटेशन। तो भाई ये उत्परिवर्तन क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, उत्परिवर्तन को हम कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं। वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तन के साथ जीवों के आनुवंशिक संरचना में होने वाला परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में फिनोटाइप के रूप में फिनोटाइप के रूप में दिखाई देता है या प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। ठीक है, उसे उत्परिवर्तन हम लोग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वातावरण में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर अभी तक पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन होते रहा है। और इस परिवर्तन का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है? जीवों पर पड़ता है। क्योंकि यह जो वातावरण में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में कई तरह के रेडियो सक्रिय परिवर्तन या विकिरण परिवर्तन भी होते। तो यह जो रेडियो सक्रिय विकिरण परिवर्तन है, इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जीव शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। ठीक है, और हम यह भी जानते हैं कि जीव शरीर में 2 प्रकार की कोशिका है। एक होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और दूसरी कौन सी होती है? जनन कोशिका, जनन कोशिका। ये जो कायिक कोशिका है ना, अगर इस वातावरण में परिवर्तन से हमारी कायिक कोशिका में परिवर्तन होता है, तो कोशिका के मृत्यु के साथ कोशिका की मृत्यु के साथ उत्परिवर्तन समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसका रीजन है ना कि कायिक कोशिका कब तक है भाई? जब तक जीव शरीर जीवित है तब तक कायिक कोशिका भी है ना? तो कायिक कोशिका से केवल जीव शरीर तक ही क्या होता है? ये उत्परिवर्तन सीमित रहता है। लेकिन अगर यही उत्परिवर्तन किस में हो? जनन कोशिका में हो। और ये जनन कोशिका क्या है भाई? जिससे युग्मक का निर्माण होता है। तो अगर इस जनन कोशिका में उत्परिवर्तन होता है, तो यह क्या होता है कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो जनन कोशिका है ना, इन्हीं जनन कोशिका से क्या बनता है? युग्मक बनता है। ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है किससे? इस जनन कोशिका से। अब इस जनन कोशिका में जब उत्परिवर्तन हुआ है, तो इससे जब युग्मक का निर्माण होगा, तो युग्मक में किसका गुणसूत्र जाएगा? किसका जेनेटिक मटेरियल जाएगा? इसी जनक कोशिका का ना। तो जिसके कारण क्या होगा कि वही उत्परिवर्तन वाला जो है अनुवांशिक संरचना, वही कहाँ जाएगा? युग्मक में जाएगा। और युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप जो है, यह जो उत्परिवर्तन वाला जेनेटिक मटेरियल है, वह किस में चला गया? संतान में चला गया, ऑफस्प्रिंग में चला गया। जिसके कारण जनन कोशिका में होने वाला उत्परिवर्तन कैसा होता है? जनन कोशिका में होने वाला उत्परिवर्तन जो है, यह आनुवंशिक होता है, जेनेटिक होता है। क्लियर? तो यह है उत्परिवर्तन।
तो ये उत्परिवर्तन ना पृथ्वी पर जीवन के लिए साथ ही साथ नई प्रजातियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग अपने आसपास जो अलग-अलग तरह के पादप की किस्में देखते हैं, उसकी प्रजातियां देखते हैं। हम लोग जो जंतुओं की अलग-अलग प्रजातियों को देख पाते हैं, उसके नस्ल को देख पाते हैं, यह किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाया है। अगर उत्परिवर्तन नहीं होता तो जीव जो है अपने आप को बदलते वातावरण में जीवित रखने में सक्षम भी नहीं हो पाते। तो इसलिए कहीं न कहीं उत्परिवर्तन जो है, जीवन के लिए जो है वह लाभदायक भी रहा है और कई मायने में जो है यह हानिकारक भी रहा है। तो चलिए अब हम लोग जो है उत्परिवर्तन के प्रकार को समझते हैं, ये उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर हम लोग आकार की बात करें, ठीक है? आकार की बात करें, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर ये जो उत्परिवर्तन होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। जिसमें से एक को कहते हैं सूक्ष्म उत्परिवर्तन, सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं, या इसी को हम लोग बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। ठीक है, यह जो सूक्ष्म उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे माइक्रो म्यूटेशन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन इसको कहते हैं। तो यह सूक्ष्म उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? सूक्ष्म उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब है कि जब जब क्या होता है, जीन की संरचना, जीन की संरचना में परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं, सूक्ष्म उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जीन की संरचना क्या? जीन की संरचना का मतलब है कि इसके जो नाइट्रोजन बेस हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं, इस नाइट्रोजन बेस पेयर में परिवर्तन होगा, इसके अनुक्रम सीक्वेंस में परिवर्तन होता है, तब हम इसे सूक्ष्म उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा भाई कौन सा होता है? दूसरा होता है वृहद उत्परिवर्तन, वृहद उत्परिवर्तन, या इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे मैक्रो म्यूटेशन, या लार्ज म्यूटेशन भी इसी को कहा जाता है। तो भाई ये वृहद उत्परिवर्तन क्या होगा? किसको बोल? तो ये वृहद उत्परिवर्तन का मतलब है कि गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाला उत्परिवर्तन। हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये तो होगी आकार के आधार पर। इसके अलावे उत्परिवर्तन जो होता है वह दिशा के आधार पर भी होता है ना? तो दिशा के आधार पर उत्परिवर्तन क्या होगा? दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर जो उत्परिवर्तन होता है वह 2 प्रकार का। कौन-कौन सा होता है भाई? तो इसमें से पहला होता है अग्र उत्परिवर्तन, फॉरवर्ड म्यूटेशन, और दूसरा होता है प्रतिलोम उत्परिवर्तन, इनवर्स म्यूटेशन। तो यह जो अग्र उत्परिवर्तन है, अग्र उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? अग्र उत्परिवर्तन का मतलब है कि जब
जीव शरीर में उत्परिवर्तन होता है, तो वह उत्परिवर्तन उसके वर्तमान के जो गुण हैं उनसे आगे की ओर होता है। यानी उससे किसी उन्नत जीव, उन्नत प्रजाति, उन्नत उन्नत नस्ल या किस्म का विकास होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्र उत्परिवर्तन। अगर क्या हो, कोई जीव की जो विशेषताएं हैं, उसके जो गुण हैं, उत्परिवर्तन के कारण उसमें कमी हो जाती, तो इस तरह के उत्परिवर्तन को प्रतिलोम उत्परिवर्तन कहते हैं। एक्चुअली ये उत्परिवर्तन बिहार बोर्ड के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना? बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वृहद उत्परिवर्तन है और सूक्ष्म उत्परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग जो है इस उत्परिवर्तन को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो उत्परिवर्तन ये जो आकार के आधार पर होते हैं, इसके लिए हम लोग एक माइंड मैप तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक भाई क्या है? म्यूटेशन है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। तो हम लोग इस उत्परिवर्तन का मतलब समझ चुके हैं। आनुवंशिक संरचना में होने वाला परिवर्तन जो फिनोटाइप के रूप में दिखाई देता है, देता है। तो इस तरह के उत्परिवर्तन, इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ये जो उत्परिवर्तन होते हैं, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, इस उत्परिवर्तन को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं। एक को कहा जाता है वृहद उत्परिवर्तन, और दूसरे को कहा जाता है सूक्ष्म उत्परिवर्तन। वृहद उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? वृहद उत्परिवर्तन का मतलब है कि गुणसूत्र की संरचना या संख्या में परिवर्तन। तो इसके आधार पर इसे हम दो भाग में बांटते हैं। एक संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और दूसरा है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यह जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, यह गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन से होता है, संख्या में परिवर्तन से होता है। तो यह जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, इसे हम फिर से दो भाग में बांटते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है बहुगुणिता। मीन्स बहुगुणिता ये पॉलीपोलाइडी हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है सुगुणिता। सुगुणिता या इसी को हम लोग कहते हैं यूपोलाइडी। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं असुगुणिता, या इसी को कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। इसके बाद ये जो असुगुणिता है, ये असुगुणिता क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सुगुणिता, सुगुणिता का मतलब है कि अगुणित गुणसूत्र हैं, एन है, और इसमें क्या हो जा रहा है, एक या दो गुणसूत्र की कमी या वृद्धि हो जा रही है, तो इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है सुगुणिता यानी यूपोलाइट। अगर क्या हो कि द्विगुणित गुणसूत्र है और इसमें एक या दो गुणसूत्र की कमी या वृद्धि हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? असुगुणिता कहते हैं। और ये असुगुणिता जो है, असुगुणिता को दो भाग में बांटा जाता है, जिसमें से एक को कहा जाता है हाइपोपोलाइडी,
और दूसरे को कहा जाता है हाइपरपोलाइडी। ठीक है, हम लोग हाइपो और हाइपर को भी आगे समझने वाले। यह जो हाइपोपोलाइडी है, हाइपो दो भाग हैं इसके, एक को हाइपोपोलाइडी कहते हैं और दूसरे को हाइपरपोलाइडी कहते हैं। हाइपो और हाइपर, हाइपरपोलाइडी। देखिए नाम से क्लियर है, हाइपो मन कमी, हाइपर मन वृद्धि। यानी जब क्या हो कि द्विगुणित गुणसूत्र है, ठीक है, 2n, और इसमें एक या दो गुणसूत्र की कमी हो जाती, तब इसको क्या कहते हैं, तब इसको कहते हैं हाइपोपोलाइडी। जो कि दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं नलीसोमी, मोनोसोमी पहले, और दूसरे को कहते हैं नलीसोमी। ठीक है, मोनोसोमी का क्या मतलब है, मोनोसोमी का मतलब है द्विगुणित गुणसूत्र है और इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो गई। और नलीसोमी का मतलब है कि द्विगुणित गुणसूत्र है और इसमें दो गुणसूत्र की कमी हो गई। वहीं पर हम हाइपरपोलाइडी की अगर बात करें तो ये हाइपरपोलाइडी क्या होता है, हाइपर माने वृद्धि, है ना, यानी द्विगुणित गुणसूत्र है, इसमें एक या दो गुणसूत्र की वृद्धि हो जा रही। ये हाइपरपोलाइडी जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्र है और इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। दूसरा होता है डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी का मतलब है द्विगुणित गुणसूत्र है और इसमें एक एक करके दो गुणसूत्र की वृद्धि हो जा रही। और तीसरा है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी का मतलब है कि द्विगुणित गुणसूत्र है और इसमें एक ही साथ दो गुणसूत्र की वृद्धि हो जा रही है। तो इस प्रकार से ये संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बाद जो है हम लोग संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की बात करेंगे। संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, या इसी को कहा जाता है गुणसूत्रीय विपथन। गुणसूत्रीय विपथन भी इसको कहते हैं। तो भाई ये क्या है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो गुणसूत्र की संरचना में जो परिवर्तन होता है ये अलग अलग तरीके से होता है। तो अलग अलग तरीके, इसके अलग अलग तरीके हैं। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। दूसरा है विलोपन या डिलेशन। तीसरा है द्विगुणन या डुप्लीकेशन। तीसरा है प्रतिलोमन या इनवर्शन। और लास्ट है स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के संरचनात्मक गुणसूत्रीय परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग जो है बारी बारी से इन सभी के बारे में समझेंगे। डेफिशिएंसी क्या है, विलोपन क्या है, द्विगुणन क्या है, प्रतिलोमन क्या है, स्थानांतरण क्या है। तो इन सभी को हम लोग समझते हैं कल के वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ।